मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स क्लास 10 का लाइट चैप्टर को दिया है। इसमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारा चीज मैंने डाल दिया। आते हैं आगे बढ़ते हुए, उसमें हम लोग देखते हैं मिरर के संबंध में, दर्पण के संबंध में। मिरर अर्थात दर्पण कहते हैं वह सतह जिससे लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए कल भी बताए थे, पिछले वीडियो में दिए थे, उसमें यह दिए थे कि वह दर्पण वह सरफेस जिससे लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है उसे आइडियल मिरर कहते हैं, आदर्श दर्पण कहते हैं। मिरर को हम लोग बांटे हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार, एक है प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण, इसको हिंदी में समतल दर्पण कहे। दूसरा है स्फेरिकल मिरर, यह गोलीय दर्पण, इसका हिंदी हुआ गोलीय दर्पण, यह मिरर। तो इस तरीके से दर्पण मुख्य रूप से दो हैं, और एक और भी है पैराबोलिक मिरर। वैसे यह गोलीय दर्पण का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यह परवलयिक दर्पण भी एक है, परवलयिक मिरर दर्पण, इसको कहेंगे पैराबोलिक। तो इस तरीके से प्लेन मिरर हम लोग तब किसको कहेंगे, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। इस तरह से एक तरफ कलर होगा, यह सतह समतल होगा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे यह प्लास्टिक के फ्रेम में गोल रहे, चौखुटा रहे, उससे मतलब नहीं है। ये छूने पर बिल्कुल ही प्लेन होगा, इसको हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को और प्रॉपर्टीज को हम लोग देख चुके हैं। याद रखना है, प्लेन मिरर का आवर्धन मैग्निफिकेशन 1 होता है। इसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। फिर आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर कहते हैं ऐसा दर्पण जो किसी गोले का हिस्सा हो। गोला का मतलब उसको गेंद हम लोग ले लें, एक खोखला गेंद, इसको अगर हम लोग ये गेंद की तरह इसको बीच से काट दें, तो जो शेप बनेगा यह इस तरह गड्ढा टाइप का। यह गोल का मतलब है गोल फ्रेम वाला नहीं, ये गड्ढा टाइप का जो बनेगा वह दर्पण जो है या इस तरह का, उससे जो मिरर बनाएंगे वह स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। और इसको अगर हम लोग आकृति में देखें तो यह इस तरह से किसी गोले को हम लोग काट करके ये निकालने पर ये इस तरह से टोकरी के तरह या चम्मच की तरह या कटोरा की तरह आकृति बनेगा। यह जो है गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। ये बनाने के लिए हम लोग इसको सीधा ऐसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग यह नहीं बनाते हैं। अब इसमें जो है गोलीय दर्पण का 2 प्रकार हो जाता है, और उसका कारण है कि हम लोग अगर इसको रंगते हैं, इसका सिल्वर्ड करते हैं इसको या रजतीकरण करते हैं, तो इसको 2 भाग से कर सकते हैं। एक तो यह हो गया, इसके बाहर अगर कलर कर दें
तो इसका अंदर देखा जा सकता है, अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। और एक अगर हम लोग इसे अंदर रख दें तो बाहर से देखा जाएगा। इसको हम लोग बाहरी परावर्तन के कारण ये दो भाग में बट गया, एक जिसका भीतर देखा जाए, जिसका बाहर देखा जाए, तो इसका नाम भी दो हो गया। इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, यह अवतल कहलाएगा। अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहेंगे इसको हम लोग, ये कॉनकेव मिरर हुआ। और जिसका बाहर में है इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अगर अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग देखने के काम में आता हो, या इससे अच्छा लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ हो अंदर की ओर, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ हो वह कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में कहेंगे उत्तल दर्पण। तो इस तरह से गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, तो याद रखना है गोलीय दर्पण के दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम लोग इसके विभिन्न प्रॉपर्टीज को जान जाए। एक है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वास्तव में एक आधे कटे परवल की तरह होता है। आप सभी परवल देखे होंगे। परवल की आकृति का आधा काट लें, आधा काटने से ये इस तरह का कुछ शेप बनाएगा। हालांकि यह अवतल का ही, यह अवतल है, अवतल का ये दोनों माथा ज्यादा झुका हुआ है, बस ये असल में अवतल का ही एक पार्ट कहा जाए। इसको हम लोग ज्यादा दबा दिए हैं और ये इस साइड में कलर कर दिए, ये पैराबोलिक मिरर बन जाता है। अगर हम लोग लेते हैं तो यह मेनली अवतल का ही पैराबोलिक मिरर, ये अलग से ले लें या एक अवतल के पार्ट के रूप में ले लें। ये पैराबोलिक मिरर है। इसमें इसका यूज जो है मेनली मोटर गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में होता है। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अगर प्रश्न आता है, अगर पैराबोलिक ऑप्शन है तब तो पैराबोलिक होगा, अगर वहाँ अवतल ऑप्शन रहेगा तो अवतल दर्पण भी चल सकता है। और अवतल और पैराबोलिक दोनों रहेगा तो हम लोग पैराबोलिक में ही जवाब देंगे। तो यह पैराबोलिक मिरर है। इस पर थोड़ी चर्चा और भी बाद में हम लोग कर लेंगे। आते हैं हम लोग अब मिरर के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के कुछ टर्म्स को। कोई भी गोलीय दर्पण जैसा कि बता चुके किसी गोले का हिस्सा होता है। तो यह किसी गोले से बना है, इसको डिवाइडर वगैरह से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यह मिरर है असल में। यहाँ से हम लोगों का ये चिन्ह का मतलब है कलर्ड है, कलर किया हुआ है।
यह सिल्वर्ड है। अब यह दर्पण जिस गोले से बना है, जिस भी गोले से बना है, उस गोले का एक सेंटर होगा, तो वह सेंटर इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर या हिंदी में वक्रता केंद्र, यह पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अर्थात क्या समझे, गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है, उस गोले के केंद्र को, सेंटर को इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से लिखते हैं। नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा सी। अब दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ज्योमेट्रिकल सेंटर को, ठीक बीच को, ज्यामितीय बीच भी बोला जा सकता था, ज्यामितीय वर्ड इसलिए लगाया गया कि यह दर्पण है, केंद्र इसका यहाँ होगा बीच में, तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों ओर से जो मिडिल होगा वह ज्यामितीय केंद्र कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से लिखते हैं, और इसको कहेंगे पोल, इसका नाम होगा पोल, इसको कहेंगे ध्रुव, यह ध्रुव कहलाता है। अब दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पी एंड सी को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यह पी और सी से जाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या सिर्फ एक्सिस कहते हैं। यह प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस कहलाता है। इसको एक्सिस भी बोल सकते हैं सिर्फ, या प्रिंसिपल एक्सिस। कभी कभी एग्जाम में पूछता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को दर्शाएं, प्रधान अक्ष को परिभाषित करें। तो यह प्रधान अक्ष का डिफिनेशन कैसे देंगे, तो डिफिनेशन होगा किसी गोलीय दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे या कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी गोले का केंद्र तक जाने वाली रेखा, यह परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर। इसको छोटा या बड़ा दोनों लिख सकते हैं। इस आर को यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। यह P से C तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके ठीक बीच में मिडिल पॉइंट में, दोनों के ठीक मिडिल में एक F होता है, ये इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये कैपिटल F से लिखा जाता है इसको, और ये फोकस कहलाता है, FOCUS, फोकस। इस तरीके से यह सब टर्म्स को जानना जरूरी है मिरर के लिए। यह बड़ी अच्छे से इसको आप लोग लिख लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। पोल क्या है, तो ये मिरर का ज्यामितीय केंद्र है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जिस गोले से बना है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहे। ये सब का भी डेफिनेशन छोटा छोटा कभी पूछ देता है, फिगर के साथ डेफिनेशन अगर देंगे तो फिगर के साथ उसको बनाएंगे। एक अलग से अगर हम लोग देखें तो फोकस का भी डेफिनेशन पूछा जाता है, और फोकस पर हम लोग चर्चा अगर करते हैं तो
फोकस का कुछ डिफिनेशन इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। यह एक्सिस हो गया, यह पोल है, यह सी है। कहते हैं गोलीय दर्पण में एक्सिस के पैरेलल या समांतर आने वाली सभी किरणें एक्सिस के एक बिंदु से गुजरती है। एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें एक बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फिर से जान लें, किसी गोलीय दर्पण में अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यह बिंदु निश्चित रूपेण एक्सिस पर होगा। अब इसी को अगर अवतल दर्पण के लिए अगर बोलें तो उत्तल दर्पण के लिए अगर बोलें तो बोलेंगे अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये काल्पनिक है, पीछे ये जाएगा इधर। एक ही बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहेंगे। तो दोनों को अगर मिला दें डिफिनेशन में तो हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण में अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे और यह फिगर बना देंगे। ये फोकस के लिए एक अच्छा सा डिफिनेशन है। फोकस का डिफिनेशन अलग से पूछा जाता है, आप सभी इसे याद रखें और बार बार सुनने से वीडियो को, बहुत छोटा छोटा चीज भी बार बार सुनने से याद रहेगा और एग्जाम के समय में बड़ा ही मदद मिलेगा। अब आते हैं, इसमें एक प्रूफ है, प्रूफ दैट F बराबर R/2। यह एक प्रूफ है। हालांकि ये प्रूफ मैं यहाँ अभी नहीं दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखें, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इस फॉर्मूला को याद रखना है। प्रूफ के लिए मैं अलग से नोट कि जिसको आवश्यकता होगी उसे अलग से फिर नोट करके दूंगा, अथवा कमेंट में लिखेंगे तो फिर उसको डालूंगा। तो R बराबर 2F हो गया। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। यदि फोकस दूरी, एक चीज और रह गया, ये एक है फोकस दूरी। फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। यह फोकस हो गया, यह सी हो गया। फोकस से पोल तक की दूरी को स्मॉल एफ से लिखेंगे, इसको फोकल लेंथ कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे इसको। ये फोकल लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर असल ये फोकल लेंथ ही है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होगा। तो यदि फोकल लेंथ या फोकस दूरी 10 cm हो तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो जवाब बहुत इजी होगा। F बराबर दिया हुआ है 10 cm और R मांग रहा है R बराबर 2F, that is 2 into 10 बराबर 20 cm आंसर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन रहता है। जो नहीं समझ पाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं,
तो अगर फोकस दूरी दिया हुआ रहे और वक्रता त्रिज्या मांगे तो डबल करेंगे, और अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दिया रहे, फोकस दूरी मांगे तो उसका आधा करेंगे। इस फॉर्मूले को ठीक से याद रखें, और वैसे इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछता है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वह तो प्रूफ लिखा ही है, और जिसको जरूरत होगा वो कमेंट में लिखेंगे, तब फिर उसको बारे में सोचेंगे। अब आते हैं, एक चीज है रे डायग्राम। रे डायग्राम अर्थात कहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कैसे बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा मोड़ा बता दूं। गोलीय दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण में लेते हैं विभिन्न कंडीशंस को। यह बुक वगैरह में आराम से मिल जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका समझ लें। यह एफ और सी एक निश्चित इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस में लेंगे नाप कर, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे विचार से कॉपी में बनाने के लिए ये 3 cm लेने सबसे बेस्ट है, और इसके अलावा 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग कहें क्वेश्चन रह जाएगा कि यदि ऑब्जेक्ट वस्तु दर्पण और फोकस के बीच हो, या पोल और फोकस के बीच हो, दोनों एक ही चीज हुआ, दर्पण और फोकस के बीच, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम दिखाएं। तो दर्पण और फोकस के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो बीच का मतलब ठीक बीच नहीं, इसके बीच में कहीं पर भी हम लोग ले सकते हैं। बीच का मतलब यहाँ पर बिटवीन है, नॉट मिडिल है। तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखेंगे तो इमेज बनाने के लिए बस ये 2 बात याद रखें, सारा इमेज फटाफट बनने लगेगा। एक रे इसके माथे से पहले भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट से अनेक रे क्रिएट होता है। एक बिंदु से ऑब्जेक्ट पर रे पड़ा, वह रिफ्लेक्ट होता है, और एक ही पॉइंट से बहुत सारा रे निकलता है। तो यहाँ से एक रे हम लोग एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, यह एक्सिस इसके समांतर, और समांतर रे हमेशा फोकस से जाएगा, याद रखना है। समांतर रे परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगा, और फिर एक रे हम लोग लेंगे सी से गुजारते हुए, स्केल से बनाएंगे, यह सब ठीक से बनेगा। अब सी से गुजार रहे हैं तो देखेंगे यह रे आपस में मिलेगा नहीं, यह फैलता चला जाएगा। तब जब यह आगे नहीं मिले तो इसको पीछे ले जाएंगे, और तब मिरर के पीछे घुसाएंगे, वह भी डॉट में, और इस तरह से दोनों रे को उसी सीध में स्केल से ले जाएंगे जहां पर मिलेगा। यहाँ थोड़ी मोड़ी स्केल की कमी से टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो यह वहीं पर एक इमेज फॉर्मेशन होगा। हालांकि यह वर्चुअल होगा, यह इमेज रियल नहीं होगा। हम लोग डॉट में दिखा सकते हैं या प्लेन में दिखा देने से गलत नहीं होगा, लेकिन यह रे को डॉट में दिखाना जरूरी है, यह प्लेन में नहीं होगा। यह रे जो पीछे जाएगा डॉट में ही होगा। इस तरीके से जब हम लोग फोकस के भीतर ऑब्जेक्ट को रखे तो पीछे की तरफ एक इमेज बना, ये सीधा बना और ये बड़ा बना, इस वस्तु से बड़ा हो गया। तो हम लोग प्रॉपर्टीज में दे सकते हैं दर्पण के पीछे, इमेज का प्रॉपर्टीज हुआ है दर्पण के पीछे, फिर यह हो गया बड़ा, फिर हो गया सीधा, इरेक्ट कहेंगे, मैग्निफाइड कहेंगे, और यह काल्पनिक होगा। यह काल्पनिक किरण है,
काल्पनिक किरण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो यह हो गया मैग्नीफाइड। यहाँ पर मिरर में बड़ा के लिए वर्ड यूज होता है मैग्नीफाइड। सीधा तो इरेक्ट हो गया, और काल्पनिक वर्चुअल, यह बैक साइड ऑफ मिरर बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ये उसका इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोग ये पता चला। अब एग्जाम में इससे तरह तरह से क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव में कहेगा पी और एफ के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज की प्रकृति क्या होगी। जब प्रकृति बोला जाए तो डायरेक्ट ये काल्पनिक वर्ड का यूज करेंगे। फिर कभी पूछेगा कि कॉनकेव मिरर में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए किस जगह पर वस्तु को रखा जाए, तो जवाब होगा फोकस के भीतर, या पी और एफ के बीच, या दर्पण और एफ के बीच। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में किस स्थान पर वस्तु रखें जो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन है, पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दर्पण और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बड़ा और सीधा बनेगा और ये दर्पण के पीछे बनेगा। ये पहला कंडीशन है, और इससे सब्जेक्टिव भी रहता है और ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है। सभी कंडीशन, इसमें 6 कंडीशंस हैं। दूसरा अगर देखें हम लोग तो ले सकते हैं फोकस और सी के बीच, एफ और सी के बीच, सी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका रे डायग्राम हम लोग देंगे इस तरह से। कुछ एक्सिस हमेशा बीच में होना चाहिए। लाइन वाली कॉपी में अगर बनाते हैं तो लाइन पर ही एक्सिस को ले लें, और इधर से 2-3 लाइन नीचे और 3 लाइन ऊपर तक मिरर को ले लें। छोटा वाला अगर चंदा अगर आपके पास है प्रोटेक्टर, उससे बनाना बहुत ही आसान और सुंदर इमेज बनेगा। अब यहाँ पर 3-3 cm पर फिर ले लेंगे, और फिर सी और एफ पर कंडीशन क्या है, फोकस और सी के बीच। तो सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट खड़ा किए, एक रे एक्सिस के पैरेलल गया, ये फोकस से गया, दूसरा रे सी से जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ कट गया, जहां कटेगा वहीं इमेज खड़ा करेंगे, और इस तरह से ये इमेज बना। ये इमेज रे डायरेक्शन जरूर देंगे, ये इधर गया, इधर लौटा, और ये इधर गया। इस तरीके से ये कटा। ये इमेज हम लोग देख रहे हैं रियल रे के कटने से बना है। तो हम लोग आंसर देंगे ये सी, और इधर दूर को इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी अनंत, बहुत दूर को इन्फिनिटी कहेंगे। तो ये बन गया सी और इन्फिनिटी के बीच, इमेज हो गया सी और इन्फिनिटी के बीच। फिर कैसा हुआ, तो ये हो गया बड़ा, बिग, मैग्नीफाइड। और कैसा हुआ, तो ये हो गया उल्टा। और क्या हुआ, तो ये हो गया वास्तविक, रियल। ये रियल इमेज बनेगा, ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा, और मैग्नीफाइड। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, वह बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा, और ये इन्वर्टेड होगा।
इन्वर्टेड, और रियल होगा, यह वास्तविक होगा, ये काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक किरणों के कटान से बना है। इस तरह से हम लोग दूसरा कंडीशन भी देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है सी और एफ के बीच वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। अगर कहा जाए कि एक ऐसा कंडीशन बताएं जिसमें बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता हो, तो वह यही कंडीशन है। इसके बाद जो भी इमेज बनेगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये बड़ा सी और एफ के बीच रखने पर बड़ा और उल्टा बनेगा। एक क्वेश्चन इसमें बार बार आता है, वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बना, सेकेंड कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बना। इस तरह से काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त होता है अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। और भी कंडीशंस हैं जो कि मैंने बता चुका। 6 कंडीशन है जिसमें अगर ये सी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज सी पर ही उल्टा और बराबर बनता है, सी पर ही उल्टा और बराबर बनेगा। फिर सी और इंफिनिटी के बीच रखेंगे तो उसका इमेज सी और एफ के बीच बनेगा। ये छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। सी पर जो रखेंगे उसका इमेज इक्वल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ये होगा। फिर हम लोग अगर इंफिनिटी में रख दें ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा, डिमिनाइज, वेरी डिमिनाइज्ड। छोटा के लिए डिमिनाइज्ड वर्ड यूज करते हैं, बहुत छोटा, वेरी डिमिनाइज्ड, वह इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। इस तरीके से कंडीशंस हैं और इससे क्वेश्चन आता है कि अगर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, कैसा नेचर होगा, तो रियल होगा। इस तरीके से रे डायग्राम थोड़ा सा किताब की मदद से आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में एक डायग्राम को, कॉन्वेक्स मिरर में एक डायग्राम को देख लेते हैं। ये इसका कॉन्वेक्स मिरर हम लोग जान चुके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभड़ा हुआ हो। और याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में यह फोर्सी इधर होगा क्योंकि यह गोला इधर से घूमेगा। अब हम लोग कहीं पर भी इसमें कोई सभी एक ही कंडीशन से बनेगा। अगर हम लोग कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक रे एक्सिस के पैरेलल आएगा और एफ से जाना चाहेगा और एक रे सी से जाना चाहेगा। यह इस तरीके से अगर यहाँ इमेज बनेगा, यह वर्चुअल होगा और यह हो जाएगा पीछे, बैक साइड ऑफ मिरर, यह हो जाएगा छोटा, डिमिनाइज्ड, छोटा। फिर होगा ये सीधा, इरेक्ट, हमेशा यह सीधा ही बनाएगा इसमें। और यह हो जाएगा काल्पनिक, ये काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा। ये इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम होगा। तो इस तरह हम लोग कॉनकेव और कन्वेक्स में, इसमें एक ही कंडीशन, वैसे हम लोग इन्फिनिटी के लिए ले सकते हैं अलग से। इन्फिनिटी में देंगे तो फोकस पर आकर पॉइंट बनाने का प्रयास करेगा और रे जो है बाहर की ओर फैल जाएगा।
इन्फिनिटी में रखने पर। इस तरीके से यह कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम को देख लिए। इसमें एक चीज बार बार आ रहा है, इमेज। तो इमेज क्या है? तो इमेज को डिफाइन करेंगे, किसी पॉइंट से आ रहे किरणों के परावर्तन, अगर अपवर्तन भी ले लें तो परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। अगर लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूं। किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस ऑब्जेक्ट का, अगर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट का, और ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। यह इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रियल में इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, यह कभी भी सीधा नहीं बनेगा, और यह हमेशा सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा। यह छोटा बड़ा दोनों में हो सकता है। यह रियल इमेज भी बड़ा हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी बड़ा हो सकता है। अब ये मेन डिफरेंस है, रियल में इन्वर्टेड और इरेक्ट। और जो भी रियल इमेज है उसको पर्दा पर उतार सकते हैं, अर्थात उसको दीवार वगैरह पर फोटो बनाना चाहें तो बनेगा। अब वर्चुअल इमेज वह दीवार पर फोटो या पर्दे पर फोटो नहीं बनेगा। तो इस तरह से रियल और वर्चुअल इमेज हम लोगों का डिफिनेशन के साथ साथ डिफरेंस भी कभी कभी पूछता है। तो क्या देखे, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट सीधा होगा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज अर्थात वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉनकेव में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनेगा, और कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगा। आज मैं इतना ही, मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। अभी लाइट चैप्टर का पहला रिफ्लेक्शन अभी और थोड़ा बाकी है, इसे मैं रेस्ट पार्ट को अगले वीडियो में दूंगा।